फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री। पिछला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और डेट्स क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या डेट्स नहीं इंपॉर्टेंट है, और आखिर ये जो हिस्ट्री है उसको क्यों एसोसिएट किया जाता है विद डेट्स। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था पिछला पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू वी पीरियडाइज। हाउ डू वी पीरियडाइज, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इन 1870 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. The periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way looking at Indian history? तो सबसे पहली बात क्या हुई कि जो ये जेम्स मिल थे, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक पब्लिश किया एक मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब पब्लिश हुई? 1870। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये 3 पार्ट इनका 3 वॉल्यूम था। तो फर्स्ट पार्ट में लोगों ने डिसाइड, इन्होंने जो था वो फर्स्ट पार्ट बांटा हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम था वो था अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द रूलर इन विच दे रूल्ड। समझ में आया? तो जो सबसे पहला हाफ बांटा हिंदू रूलर्स के लिए, सेकेंड हाफ बांटा मुस्लिम रूलर्स के लिए, और थर्ड में जब ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने जो कॉलोनाइज किया इंडिया को, वो थर्ड पार्ट। तो इन्होंने 3 वॉल्यूम में बांटा। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ यहाँ पे दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगा इस जो इन्होंने 3 वॉल्यूम बुक बांटा, सॉरी 3 वॉल्यूम जो वर्क था उन्होंने तैयार किया, उनमें क्या प्रॉब्लम थी? क्या आप सोच सकते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central feature as they appear to us. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ये हमारा एक अटेम्प्ट रहता है टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। ठीक है, तो हम लोग क्यों बांटते हैं आखिर? तो हम लोग इसलिए बांटते हैं कि हमें पता चले हाँ इस टाइम में जो हुआ वो इस मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक हो एक पीरियड ऑफ टाइम का। तो यहाँ पे हिंदू में, हिंदू जो यहाँ पे पीरियड बताया गया वहाँ पे हिंदू रूलर्स ने रूल किया, तो यहाँ पे ये हुआ। मुस्लिम जब वो पीरियड बताया गया तो वहाँ पे मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया, और जब ब्रिटिश बताया गया है तो ब्रिटिश रूलर्स ने रूल किया। तो एक्चुअली में इसलिए हम लोग पीरियड इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को पार्ट्स में, कि हम लोग को समझ में आए कि हाँ एक ये पीरियड ऑफ टाइम था तो इसमें ये सेम कैरेक्टरिस्टिक था, इसको हम लोग पता करने के लिए डिवाइड करते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to next. Mill thought that all, देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी था वो हम लोग क्या किस लिए हम लोग करते हैं? एक्चुअली इसलिए करते हैं कि हमें पता चला हाँ इस पार्ट से ये वाला जो पीरियड ऑफ टाइम था वो डिफरेंट था, इस पीरियड ऑफ टाइम से ये वाला पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट था। तो ये हम लोग पता करने के लिए, ये बताने के लिए हम लोग ये जो डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, इसलिए हम लोग करते हैं। जो अब यहाँ पे बताया गया है, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practice dominated. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जो मिल का जो थॉट था इनको इस तरह बांटने के लिए, वो क्या था वो बताया गया। पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without the help of British. तो यहाँ पे क्या बोला गया वो हम लोग अब देखते हैं। तो मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एशियन जो सोसाइटीज थी, यानी कि इंडिया के बारे में यहाँ पे बात किया गया, वो बहुत ही लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में थी, मतलब उतना डेवलप कंट्रीज नहीं था, ऐसा मिल का मानना था और ऐसा सोचना था। ठीक है, तो उसका कहने के अनुसार, और जो उन्होंने पीरियड हिस्ट्री को डिवाइड किया पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि ये जो हिंदू मुस्लिम जो था वो एक मतलब इन्होंने इसलिए बांटा क्योंकि इस टाइम में हिंदू रूलर ने किया और उस टाइम में मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया। और जो ये था हिंदू और मुस्लिम वाला पीरियड,
उसमें इन्होंने बोला कि ये जो था पीरियड वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। इनका मतलब इनका मानना था कि जो जो ब्रिटिश से पहले यानी कि हिंदू और मुस्लिम वाला टाइम था इनके अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो कास्ट टैबूज थे, मतलब जो भी भेदभाव उसी टाइम में होता था, जो भी सुपरस्टिशियस माना जाता था, अंधविश्वास माना जाता था, और बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस था रिलीजन्स के बीच, और बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। मतलब सीधा सा इनका ये कहना था कि पूरा ब्रिटिश से पहले पूरा अंधकार था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क था फेज हिंदू और मुस्लिम वाला जो पीरियड इन्होंने डिवाइड किया उसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है ना वही सिविलाइज कर सकता है इंडिया को, और ऐसा करने के लिए यूरोपियन मैनर्स को लाना चाहिए, आर्ट्स को लाना चाहिए, ट्रेडिशन को लाना चाहिए, और नए नए लॉज बनाना चाहिए इंडिया में कि इंडिया सिविलाइज हो पाए। ऐसा मानना था ब्रिटिश का, मील का, सॉरी जेम्स मिल का। और मील का ये भी मानना था कि सजेस्ट किया उन्होंने, सुझाव दिया कि ब्रिटिश को पूरा कैप्चर कर लेना चाहिए सारा टेरिटरीज इंडिया में, कि इंडिया और प्रगति करे और सब कोई इंडिया में खुश रहे। ऐसा मानना था मील का। तो ये कैसा ये आइडिया, मतलब आपको क्या सही लग रहा है, क्या ऐसा आइडिया को हम लोग मान सकते हैं? In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. तो यहाँ पे वही जो मैंने बात बोली, यहाँ पे वही बोला गया है कि जो हिस्ट्री था ब्रिटिश से पहले, वो माना गया कि ब्रिटिश से पहले पूरा अंधकार था, और ब्रिटिश जब आया तब सारा प्रोग्रेस उसी टाइम हुआ, सारा सिविलाइजेशन उसी टाइम हुआ। क्या इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रू क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस प्रोग्रेस को? ये आगे बताया गया। In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characteristic an age only through the religion of the rulers? To do so is to suggest that the lives and practices of others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? क्या हम लोग इस तरह बांट सकते हैं? तो सबसे पहला इसका बड़ा सा आंसर होगा नो, हम लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं बांट सकते। अब क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि जब ये मिल के अकॉर्डिंग जो हिंदू और मुस्लिम इन्होंने इसने बोला, तो क्या आपको लगता है कि जब हिंदू रूलर्स थे तो और कोई उस समय दूसरा जो था रूल नहीं कर रहा था, या मुस्लिम थे तो उस समय कोई नहीं कर रहा था? तो ऐसा नहीं था, और हर जो रूलर था उसका डिफरेंट बिलीफ था, डिफरेंट फेथ था। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हिंदू और मुस्लिम से बांटने का मतलब ये भी है कि बाकी जो भी सिख हुए, जैन हुए और क्रिश्चियन हुए, इन सब का जो था रिलीजियस उसका कोई सेंटिमेंट्स, मतलब सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि उन सबका कोई मतलब नहीं है कि ये मील के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा था कि उन सबका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ने ही डोमिनेट किया पास्ट को। ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि उनके अलावा बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनका रिलीजन अलग था, जिनका बिलीव अलग था। तो ये बिल्कुल ही गलत था, और इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern history. तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कैसे डिवाइड किया है? मीडिएवल, एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न। तो ये तीन पीरियड्स में डिवाइड किया है हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो जानते हैं। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस मॉडर्निटी साइंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये आपको अच्छे से समझना होगा ये बात। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो यहाँ पे भी क्या है, जब एंशियंट मीडिएवल तो समझ में आया, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो उस समय बोला गया है जब इंडिया कॉलोनाइज था। तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब जब इंडिया कॉलोनाइज था तब वो मॉडर्न पीरियड के रूप में माना गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, तो ये सब होता है मॉडर्न में। लेकिन क्या ये सच्ची में मॉडर्न है? क्योंकि उस समय ना इक्वलिटी थी, ना लिबर्टी था, ना डेमोक्रेसी था, ना साइंस का उतना ग्रोथ हुआ था। तो ये सब बिल्कुल ही गलत है, इसको हम लोग मॉडर्न नहीं बोल सकते हैं। जो ये टाइम बोला गया है उसको मॉडर्न हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मीडिएवल वाज अ टर्म used to describe a society where these features of modern society did not exist. और मीडिएवल उसको माना गया जब इस तरह की सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? एज यू विल सी इन दिस ब्रिटिश in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period of इकोनॉमिक ग्रोथ और एंड प्रोग्रेस। तो वही जो बात मैंने बोली अभी कि ऐसा नहीं था कि उस समय डेमोक्रेसी था, उस समय लिबर्टी था, उस समय इक्वलिटी था, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। तो हम लोग उसको मॉडर्न नहीं बोल सकते। तो many historians therefore refer to this period as colonial। तो कॉलोनियल पीरियड के रूप में बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन क्या है, कॉलोनियल क्या है, व्हाट इज कॉलोनियल, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो व्हाट इज कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule.
subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crop they needed to for export, and you will understand the changes that came about as the consequence. You will also come to know about the changes British rule about in values and taste, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of changes, economic, social and culture changes, we refer to this period as colonization. तो अब कॉलोनियलाइजेशन क्या हुआ ये अब अच्छे से समझते हैं हम लोग. सबसे पहले जो ये लाइन था उसको हम लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं, ये वाला कॉलोनाइजेशन क्या है. ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं. तो सबसे पहले इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि कैसे जो ब्रिटिश था उन्होंने सब्जुगेट किया लोकल नवाब्स को, राजास को, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, नेक्स्ट ही चैप्टर में. उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या एकदम हार्श मेथड्स अप्लाई किया गया, जो उनको क्रॉप चाहिए था, जो उनको डिमांड था, जो उनके पास ज़बरदस्ती फोर्सफुली ग्रो करवाया गया प्लांटर्स के द्वारा लेबरर्स को और पीजेंट्स को. तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, इसमें बताया गया ये. और जब इस तरह का चेंज हो कि मतलब कोई अपना फ्रीडम ना हो, मतलब पॉलिटिकल चेंज हो, इकोनॉमिक चेंज हो, सोशल और कल्चर चेंज हो बाय अनदर कंट्री इन वन कंट्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनाइजेशन. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलोनाइजेशन. आई थिंक यहाँ तक अब क्लियर है. अब देखते हैं हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो अब 250 साल पहले का इंडियन हिस्ट्री हम लोग कैसे जान सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जरूर देखना है. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह जो डेट्स है उनको इंपॉर्टेंस घट गया है और क्यों हम लोग रिलेट करते आ रहे हैं हिस्ट्री को डेट से. ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ा. इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पीरियडाइजेशन किया गया, कैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, जेम्स मिल के द्वारा कैसे किया गया और हिस्टोरियंस के द्वारा कैसे किया गया. तो ये सब हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे, हाउ डू वी नो, मतलब 250 साल पहले का इंडियन हिस्ट्री हम लोग को कैसे पता है, हिस्टोरियंस को कैसे पता चला, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.